नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली थ्री एफ का क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसको मैं होमवर्क के लिए आप लोग को दिया था। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है दोनों क्वेश्चंस एक जैसे थे, तो हमें लगा आप लोग को एक बार होमवर्क देकर ट्राई करूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिया था सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कोई ना सॉल्व किया होगा। तो मैं आप लोग से बोला था कि जब सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग प्रश्नावली थ्री एफ का, तो लास्ट में मैं बता दूंगा आप लोग को। तो लास्ट में जब हम लोग प्रश्नावली थ्री एफ को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आप लोग को वो क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने लगाया होगा क्वेश्चन, कोशिश किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया होगा, लगाया ही नहीं होगा, तो ये एक गलत बात है। क्योंकि इतना हम आप लोग पढ़ रहे हैं तो लगाने की पूरी कोशिश किया करिए। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक माइंड काम नहीं करेगा, तब तक अच्छी तरीके से आपका दिमाग खुलेगा नहीं। और जब तक दिमाग खुलेगा नहीं तो सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 था। बस क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें समय को नहीं दिया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 10 में समय को दे दिया था। तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा। तो हम लोग लास्ट में उसको देख लेंगे, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैं लास्ट में करा दूंगा तो आप लोग क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। अगर आप लोगों ने अपने से सॉल्व किया होगा तो आंसर आप लोग का आ गया होगा, तो आप लोग का राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली थ्री एफ का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रश्नावली थ्री एफ में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। एक लड़की है या फिर औरत है, वो बैंक में निकालने के लिए पैसे गई और बैंक से 2000 रुपये निकाली। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जो मीना है वो बैंक के लिए गई। वहाँ पर जो बैंक काउंटर बैठते हैं, वहाँ पर उनसे मीना ने बोला कि हमें 50 और 100 रुपये की नोट दीजिए। मतलब 2000 रुपये दीजिए, लेकिन 50 रुपये और 100 रुपये की नोट ही दीजिए। उसमें 2500 की नोट नहीं देना है, 10-20 की नोट नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ मीना को 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देना है। कितना देना है मेरे भाई? 2000 रुपये। 2000 रुपये देना है, लेकिन 50 और 100 का नोट ही होना चाहिए उसमें। मीना ने ये बोला है। उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा अपनी तरीके से। देखिए मेरे भाई, मीना नाम की एक औरत है। किस नाम की? मीना नाम की औरत है या फिर लड़की है, जो भी है ये पता नहीं है। तो मीना नाम की एक लड़की है, वो गई बैंक के लिए। बैंक काउंटर से बोली कि हमें 2000 रुपये आप दीजिए। 2000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 50 का नोट होना चाहिए। और कितने का नोट होना चाहिए मेरे भाई? 100 का नोट। 2000 हमें दीजिए, लेकिन 50 और 100 का नोट ही होना चाहिए। और मीना ने दोनों मिला मिला करके, यानी 50 का नोट और 100 का नोट मिला करके कितना नोट प्राप्त की? 25 नोट प्राप्त की। कितना नोट मेरे भाई? 25 नोट प्राप्त की। कुछ नोट 50 के थे और कुछ नोट 100 के थे। तो दोनों को मिला करके 25 नोट प्राप्त की मीना ने। तो हम लोग को ये ज्ञात करना है, ये बताना है कि 50 का नोट जो है कितना था और 100 का नोट जो है कितना था। ठीक है मेरे भाई। हम लोग को यही ज्ञात करना है कि 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ और हमें लगता है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया होगा
क्योंकि जो मैं समझाया हूँ बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझाया हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग क्या क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग को मानना होगा माना जो 50 रुपए का नोट है मेरे भाई, यहाँ पर कितना मेरे भाई, जो 50 रुपए का नोट है, जो 50 रुपए का नोट है, 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है, नोटों की संख्या यक्स मान लेंगे क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स तथा जो 100 रुपए है मेरे भाई, 100 रुपए की 100 रुपए की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई मान लेंगे हम लोग। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोगों ने माना है 50 रुपए की नोटों की संख्या यक्स और 100 रुपए की नोटों की संख्या वाई, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितने नोट की बात किया है, 25 नोट की बात किया है। मीना ने 25 नोट की बात किया है, तो हम लोगों ने 50 रुपए की नोटों की संख्या को यक्स माना और 100 रुपए की नोटों की संख्या को हम लोगों ने वाई माना। तो यक्स प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि 25 नोट की बात की है। 100 और 50 दोनों, मतलब 100 की नोट और 50 की नोट दोनों मिलाकर 25 नोट की बात की है। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या यक्स माना और 100 रुपए की नोटों की संख्या वाई माना, तो यक्स प्लस वाई बराबर तो 25 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50 तथा 100 के नोटों की, मतलब उन्होंने बोला 50 और 100 के नोट दीजिए, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। तो 50 और 100 के नोट कितने थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 यक्स प्लस 100 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर कितने रुपए की बात की है, 2000 रुपये की बात की है। ठीक है मेरे भाई, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये, क्योंकि मेरे भाई 50 रुपए की नोटों की संख्या यक्स माना तो 50x हो गया, 100 रुपए की नोटों की संख्या वाई माना तो 100y हो गया, 100y हो गया, बराबर 50 और 100 दोनों नोट मिला करके मीना को कितने देने हैं, 2000 रुपये देने हैं। बैंक के काउंटर को 2000 रुपये देने हैं मीना को, 50 और 100 के नोट को मिला करके। तो 50x प्लस 100y 100y बराबर 2000 रुपये देने हैं, तो बराबर 2000 हो गया। अब इसमें से मेरे भाई देखिए, इसमें से अगर हम लोग 50 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स प्लस 50y हो जाएगा, सॉरी यक्स प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2y बराबर 2000 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 2y बराबर 2000, यहाँ पे हम लोगों ने 50 को कॉमन ले लिया तो यक्स प्लस 2y बचा। अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, 50 का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में करेंगे तो 50x हो जाएगा और 50 का मल्टीप्लाई हम लोग 2y में करेंगे तो 50 दूना 100, 100y 100y हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 50 को कॉमन लेने के बाद यक्स प्लस 2y ब्रैकेट में बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स प्लस 2y बराबर जो 2000 दिया हुआ है, 2000 अपॉन में 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2000 अपॉन में 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 से 0 को हम लोग काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग 200 को 5 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 40 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 40 बचेगा। तो यक्स प्लस 2y बराबर 40 हो गया। कितना हो गया, यक्स प्लस 2y बराबर 40 हो गया। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण नंबर पहला यक्स प्लस 2y बराबर 25 था और समीकरण नंबर दूसरा यक्स प्लस 2y बराबर 40 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण नंबर पहले और दूसरे को घटा देंगे।
मतलब कहने का ये है समीकरण नंबर पहले में से समीकरण नंबर दूसरे को हम लोग घटा देंगे तो या तो फिर x की वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगी या तो फिर y की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेरे भाई समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण नंबर एक क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था मेरे भाई, 25 नोट की बात की थी। उसके बाद समीकरण नंबर दो जो है x प्लस 2y बराबर 40 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। अब हम लोग इसको घटाएंगे, तो इसको हम लोग जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x y से सॉरी x से x कट जाएगा, y में से 2y को माइनस करेंगे तो माइनस वाई बचेगा। उसके बाद 25 में से हम लोग को 40 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पर -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 15 आ जाएगा, y की वैल्यू 15 आ गई। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर एक में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, मेरे भाई y का मान हम लोग समीकरण नंबर एक में रख देंगे तो समीकरण नंबर एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 25 था। तो y के स्थान पे हम लोग 15 को रख देंगे तो x प्लस 15 बराबर 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। x बराबर 10 हो जाएगा, 100 नहीं सॉरी 10 हो जाएगा। तो हम लोग से x और y की वैल्यू पूछा था, मतलब x का मतलब 50, हम लोगों ने जो 50 के नोटों की संख्या हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, और 100 के नोटों की संख्या को हम लोगों ने y माना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः जो 50 रुपये का नोट है कि नोटों की संख्या 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम लोगों ने x माना था तो x बराबर 10 हो जाएगा। उसके बाद तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या हम लोगों ने क्या माना था, y माना था, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। y बराबर हम लोगों ने 15 ज्ञात किया, यहाँ पर है। तो मेरे भाई जो 50 रुपये का नोट है वो नोट 10 होगा, और जो 15 रुपये का नोट है सॉरी जो 100 रुपये का नोट है वो 15 नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग जो 50 का नोट है उसको 10 नोट लेंगे और जो 100 का नोट है उसको 15 नोट लेंगे, तब मिला करके 2000 रुपये होगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 50 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 15 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 यानी 1500 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 500 हम लोग कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। तो मीना ने बोला था कि जो 50 के नोट है वो मतलब कि मीना को मिलेगा, उन्होंने बोला था कि 2000 रुपये हमें दीजिए लेकिन 50 और 100 के नोट चाहिए। तो हम लोग को यही ज्ञात करना था 50 के नोट कितने होंगे और 100 के नोट कितने होंगे। तो 50 के नोट जो हैं वो 10 नोट होंगे और 100 के जो नोट हैं वो आपके 15 नोट होंगे। तो 100 के नोट और 50 के नोट दोनों मिला करके 2000 हो जाएंगे। तो यही ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 12 नंबर है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले कथन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये कथन मेरे भाई थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से एक बार में समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, एक छात्रावास ने मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के में नहीं है मेरे भाई, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है मेरे भाई, ये छात्रावास का मतलब जिसमें छात्र वास करते हैं यानी जिसको हॉस्टल बोलते हैं,
जिसको रूम बोलते हैं किराए का रूम, उसका मासिक व्यय क्या बोला है, उसका जो मासिक व्यय है, मासिक व्यय यानी महीने का जो खर्च है वो नियत है। नियत का मतलब जैसे 2000 रूम का किराया है महीने का, तो वो 2000 ही है, वो नियत है, वो कम बेसी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर नियत की बात किया है। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी मासिक महीने का जो खर्च है वो नियत है। कितना भाग है, सिर्फ और सिर्फ एक भाग ही नियत है। ठीक है मेरे भाई, एक भाग नियत है। 2000 रुपये महीने का खर्च है तो उतना ही है, मासिक व्यय नियत है, एक भाग उसका। उसके बाद आगे क्या बोला है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाद में ये बोल रहा है कि शेष इस पर निर्भर करता है, यानी इस पर भी निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मान लीजिए छात्र ने एक महीने के हिसाब से, मासिक व्यय की बात कर रहा है कि महीने के खर्चे के हिसाब से बोल रहा है, तो हो सकता है छात्र ने 10 दिन भोजन लिया हो, 20 दिन भोजन लिया हो, बाकी दिन अपने गांव के लिए चलाया हो, तो उस पर भी निर्भर करता है। जैसे 2000 रुपये महीने उसका व्यय खर्च है, तो मान लीजिए उसमें भोजन का खर्च है, रूम का खर्च है, सब कुछ खर्च है। तो अगर वो छात्र घर के लिए चलाया हुआ है तो जो भोजन है, भोजन का तो पैसा उसका बचेगा। तो वही बोल रहा है शेष इस भाग पर भी निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, कितने दिन भोजन को खाया। अब आगे क्या बोल रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब ए है, मान लीजिए उसको ए मान लिया है, एक विद्यार्थी है जिसे ए मान लिया है, वो 20 दिन भोजन को करता है। तो रुपया कितना है मेरे भाई, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अगर ए जो है वो 20 दिन भोजन लेता है तो 1000 रुपये छात्र को व्यय करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी जो बी नाम का है, जो बी है, वो 26 दिन भोजन करता है। जो ए वाला विद्यार्थी है वो 20 दिन ही भोजन करता है, 10 दिन बाहर खाता है या तो फिर अपने गांव चला जाता है। लेकिन जो बी नाम का विद्यार्थी है ये 26 दिन भोजन करता है, तो इसका जो खर्च है, व्यय है, कितना अदा करना पड़ेगा, 1180 रुपये अदा करने पड़ेंगे। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन की मतलब भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नियत व्यय मतलब ये कन्फर्म करना है कि 2000 रुपये लग रहा है तो 2000 रुपये लगेगा, कि उससे अधिक लगेगा कि उससे कम लगेगा, ये ज्ञात करना है। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम लोग को बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और समझा दूँ आप लोग को, एक बार और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर जो 2000 रुपये मैं लिखा हूँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि एक छात्र है, ये एक छात्र है, ये हॉस्टल में जाता है, वहाँ पर रहता है, उसका मासिक व्यय जो है नियत है, यानी 2000 रुपये, 3000 रुपये अगर उसका महीने का खर्च हो रहा है तो वो नियत है, उतना ही खर्च होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक दूसरा विद्यार्थी है, मतलब इस पर भी निर्भर करता है कि वो छात्र कितने दिन वहाँ रहता है, 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन, कितने दिन रहता है। तो मान लीजिए एक विद्यार्थी और है जो ए नाम है, उसका क्या नाम है मेरे भाई, ए नाम है, वो 20 दिन रहता है, तो उसको कितने रुपए भोजन के अदा करने पड़ेंगे, 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और दूसरा जो बी नाम का है वो 26 दिन रहता है, उसको कितना अदा करना पड़ेंगे पैसे, 1180 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम लोग को यही ज्ञात करना है नियत व्यय, यानी 2000 रुपये महीने का लग रहा है तो उतना ही लगेगा कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। और प्रतिदिन भोजन के कितने मूल्य होंगे, यानी प्रतिदिन भोजन के कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को मानना होगा, माना माना जो छात्रावास है मेरे भाई, छात्रावास
माना छात्रावास के मासिक व्यय का जो नियत है, नियत भाग यक्स है। कितना है? माना छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग यक्स है। क्योंकि दिया हुआ नहीं है मेरे भाई, नियत जो व्यय है उसका दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा भाग यक्स है। यहाँ पर बराबर यक्स लिख लीजिए, है मत लिखिए। चलिए यहाँ पर बराबर यक्स लिख लीजिए। माना छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग यक्स है। क्योंकि नियत भाग दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को यक्स मानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जो प्रतिदिन भोजन की बात किया है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत जो है छात्रावास के मासिक व्यय का नियत हम लोगों ने यक्स माना, और जो भोजन का मूल्य है उसको हम लोग वाई मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात किया है, प्रतिदिन, प्रतिदिन भोजन, भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम लोग वाई मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर दोस्तों ए की बात किया है, तो हम लोग पहले ए के लिए निकालेंगे। ए और बी, बाद में दो छात्र की बात कर दिया है। मान लीजिए एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि एक छात्र ए है एक छात्र बी है। मैं अपने से आप लोग को बता रहा हूँ वो छात्र ही हैं, क्योंकि हॉस्टल में छात्र ही रहेंगे, वही पढ़ाई करेंगे। क्योंकि छात्रावास की बात किया है, छात्र की बात किया है, तो छात्र ही रहेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो मान लीजिए एक छात्र ए है, तो हम लोग ए के लिए पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ए की बात किया है, उसके बाद बी की बात किया है। तो पहले हम लोग ए को ज्ञात करेंगे। तो ए के लिए पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ए के लिए ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है मेरे भाई, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार यक्स प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20y बराबर 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है जो ए है, जो जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है, तो 1000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है तो यक्स प्लस 20y बराबर यक्स प्लस बी वाई बराबर 1000 हम लोगों ने माना, क्योंकि छात्रावास के मासिक व्यय का नियत हम लोगों ने यक्स माना हुआ है। और कितने दिन की बात किया हुआ है? 20 दिन की बात किया हुआ है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई है, तो हम लोग 20 वाई कर देंगे। बराबर कितना अदा करना पड़ता है? 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। अगर 20 दिन वो रहता है, भोजन करता है, तो 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। तो यक्स प्लस 20y बराबर 1000 हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद आगे अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बी के लिए हम लोग करेंगे। ए के लिए हम लोग निकाल दिए, बी के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर द्वितीय, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखने के बाद ठीक इसी प्रकार से दूसरे के लिए बात किया था, तो यक्स प्लस कितने दिन की बात किया था? 26y बराबर 26 दिन की बात किया था। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, जबकि एक विद्यार्थी मतलब अगला विद्यार्थी जो है बी, जो बी नाम का है, वो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो यक्स प्लस 26y बराबर 26 दिन की बात किया है, तो 1100 कितने रुपये? 80 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है मेरा, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। तो आगे अब हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, तो समीकरण नंबर पहला यक्स प्लस 20y, क्योंकि 20 दिन की बात किया था, बराबर 1000 रुपये। और समीकरण में दूसरा है यक्स प्लस 26y बराबर 1180 रुपये है। इसको हम लोग घटा देंगे, तो
तो यक्स से यक्स आपका कट जाएगा, 20y में से 26y जाएगा तो -6y हो जाएगा, और 1000 में से 1180 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -180 बचेगा। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 6 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर, इसको हम लोग काट देंगे 180 से, मतलब 6 से 180 को हम लोग काट देंगे तो 6 18 यानी 30 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 30 आ गई है। y की वैल्यू 30 आ गई है। अब हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समीकरण नंबर पहला क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये था। तो यहाँ पर y के स्थान पे हम लोग कितने को रख देंगे, 30 को रख देंगे। तो 20 इंटू 30 हो जाएगा बराबर 1000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद यक्स प्लस 3 दूना 6 यानी 600 हो जाएगा बराबर 1000 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 1000 माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यक्स और वाई की ही वैल्यू हम लोगों ने माना था। हम लोगों ने माना था छात्रावास के मासिक व्यय का जो नियत भाग है उसको यक्स माना था, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो माना था हम लोगों ने वाई माना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः जो मासिक व्यय का नियत भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने यक्स माना था तो यक्स बराबर 400 हो जाएगा। तथा जो प्रतिदिन भोजन करेगा तो वो 40 रुपये का करेगा। प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम लोगों ने y माना था तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मासिक व्यय का जो नियत भाग हो जाएगा वो 400 रुपये हो जाएगा। महीने का जो नियत भाग होगा वो 400 रुपये हो जाएगा, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। अगर वो 20 दिन रहता है तो 3 दिना 6 यानी 600 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अगर वो अधिक रहता है, मतलब जिस हिसाब से रहता है, वो एक दिन का अपना 30 रुपये देगा, एक दिन का 30 रुपये अदा करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है एंड 12 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए, और दोनों क्वेश्चन मैं इस तरीके से समझाया हूँ कि आप लोग को एक ही बार में समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखिए और रिवाइज कीजिए, ज़रूर समझ में आएंगे। मिलता हूँ मेरे भाई फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक ही बार मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद।